अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो है हम ब्रेज़नहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो हमने पिछली क्लास में देखा था, उसको यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जब आप अपने पास चलाएँगे तो आपको कोई अलग से चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। आप चाहें तो जावा का इस्तेमाल करें, सी प्लस प्लस का, सी शार्प का, या किसी और यानी पाइथन या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आपने ओपन कर लेना है और टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने सबसे पहले उस फाइल को जो है सेव करवाना है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। एक फाइल मैंने यहाँ पर बना दी है और इसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रेज़नहेम एल्गो के नाम से रख दिया। और इसकी जो फाइल टाइप है वो आपने दिमाग में रखना है कि डॉट एचटीएमएल लाजमी हो, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेज़नहेम डॉट एल्गो के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है एचटीएमएल का एक टैग लगाना होगा। ठीक है, ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। जिन लोगों को एचटीएमएल आती है वो ये चीज समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कहते हैं एचटीएमएल का स्टार्टिंग टैग, और इसको जब फॉरवर्ड स्लैश के साथ लगाते हैं तो ये एंडिंग टैग आपके पास होता है। ठीक है, इसके अंदर फिर आपको एक और टैग लगाना है जिसको हम कहते हैं बॉडी का टैग। ठीक है, तो बॉडी के टैग को आपने स्टार्ट करना है और फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसको आपने एंड करना है। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग टैग हो गया। इसके अलावा आपने एक टैग और लगाना है, उसका नाम है कैनवास। ठीक है, कैनवास टैग को बेसिकली आपने क्या किया, देखो कैनवास टैग को स्टार्ट किया और इसको एंड किया। इसके जो स्टार्टिंग टैग में है आपको एक आईडी भी इसको पास करनी है, आईडी का नाम भी आप इसको यहाँ पर कैनवास से दे दें। सिंपली सिर्फ आपने इतना काम करना है एचटीएमएल का, और इसके अलावा आप जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, अब ये कैनवास एलिमेंट हमने यहाँ पे क्यों लगाया है? बेसिकली जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो एचटीएमएल डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करता, वो किसी एक एलिमेंट के अंदर शो करता है। तो हम कैनवास एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी लाइन को स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जब हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं उस वक्त आपको कैनवास की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी और लैंग्वेज के अंदर हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर जो भी पिक्सल को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए कोडिंग होगी वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की मदद से जब हम काम करते हैं तो हमें कैनवास एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर कैनवास एलिमेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर आपकी बॉडी एंड हो रही है यानी बॉडी का जो एंडिंग टैग आपके पास लगा हुआ है वहां पर आप एक टैग लगाएंगे स्क्रिप्ट का। ठीक है, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने काम करना है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसको आप हटा भी दें तो स्क्रिप्ट का टैग आपने स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट के टैग को आपने एंड किया। जो भी आप कोडिंग करेंगे वो आप इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही करेंगे। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर दो चीजें हैं जो हमने डीडी एल्गोरिथम के अंदर भी की थी। वो पहली चीज क्या है, ये मैं 4 लाइन यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाकर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये वाली जो 4 लाइन्स हैं, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश तो आपको पता ही होगा कि आप ये कमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली जो 4 लाइन्स बेसिकली आपके पास अभी नजर आ रही हैं, इनको आप कहते हैं नहीं, ये जो 4 लाइन्स है ये कैनवास एलिमेंट की सेटिंग के लिए है कि कैनवास एलिमेंट कैसा हो, बॉडी पे उसकी विड्थ कितनी हो, उसकी हाइट कितनी हो। 2D हम एक कॉन्टेक्स्ट या 2D हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने जा रहे हैं अपने कैनवास के अंदर, तो ये जो 4 लाइन्स है ये उसकी सेटिंग के लिए है। तो इसको अगर आपको समझ में ना भी आए तो कोई इतना इशू नहीं है, आप इनको डायरेक्टली एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको ये कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको अपने पास भी एग्जीक्यूट करके देख सकें। तो इसको आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से हमारा एल्गोरिथम जो है वो शुरू नहीं हो रहा है। इसके अलावा 4 लाइंस का कोड कुछ नीचे भी हमारे पास है। ये जो हमारे पास पिक्सल को प्लॉट करने के लिए जो फंक्शन है वो भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। होपफुली फंक्शन का आइडिया आप सबको क्लियर होगा क्योंकि आप लोग एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है इसके लिए भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का मतलब इसके अंदर बहुत सारा काम हुआ है। और इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि जो भी आप इसको एक्स की और वाई की वैल्यू आप देंगे उसको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लॉट कर देगा। तो ये दो काम तो आपने
जावास्क्रिप्ट के कर लिए। एक तो आपने कैनवास की सेटिंग कर ली और आपने पिक्सेल को प्लॉट करने के लिए जो भी आपको फंक्शन रिक्वायर था वो आपने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनके बीच के अंदर यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे वो सारा का सारा जो है हम अपने एल्गोरिथम वाला करेंगे, जो भी हमारे पास प्रेजेंट है एल्गोरिथम के अंदर रिक्वायर था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्गोरिथम स्टार्ट हेयर। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। इसके नीचे हम जो भी काम करेंगे वो एल्गोरिथम वाला करेंगे। तो आपने दिमाग में रखना है कि ये काम आप जब तक नहीं करेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, एज इट इज आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप C++ में या मतलब किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर फिर आपको जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर जो चीजें रिक्वायर हैं आपको पिक्सेल को प्लॉट करवाने के लिए, उस तरीके की कोडिंग, एक्स्ट्रा कोडिंग जैसे मैंने यहाँ पर की है, उस तरीके की एक्स्ट्रा कोडिंग आपको वहां पर भी करनी पड़ेगी। आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि जावा में जब हम प्लॉट करेंगे तो क्या करना होगा, C++ पर प्लॉट करेंगे तो क्या करना होगा। ठीक है, तो ये काम अब हमने कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लाइंस को या कुछ पिक्सेल्स, कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो वेरिएबल्स हमें चाहिए होते हैं ब्रेजनम लैंडरिंग एल्गोरिथम के लिए, उनको हमने यहाँ पर मतलब डिक्लेयर कर लिया है। एक्स वाई, x1 y1 x2 y2, dx जो है हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू होगी, dy जो है हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू होगी, और p जो है हमारा डिसीजन पैरामीटर है। इनको हमने यहाँ पर मतलब वो कर लिया है डिक्लेयर। उसके बाद अब जो हमें इनिशियल और एंडिंग जो पिक्सल मिलेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। यानी हमारे पास इनिशियल पिक्सल की वैल्यू ये वाली हो गई x1 y1, और हमारे पास जो लास्ट पिक्सल की वैल्यू हो गई, यानी इन दो पिक्सल के बीच के अंदर हमें अपनी लाइन को ड्रॉ करना है। ये वो जो है हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा वाई की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन जो है इसका मॉड निकाल लेता है। तो ये डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास x2 माइनस x1 जब हमने निकाला तो उसका मॉड निकल कर हमारे पास dx पे स्टोर हो जाएगा, और y2 माइनस y1 की जो भी वैल्यू निकलेगी उसका मॉड निकल कर हमारे पास dy के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास था कि आपको 2 डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है और 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बनाया है। उसकी वजह यह है कि हम प्रोग्रामिंग में उन वैल्यूज को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देंगे जब हम इफ एल्स कंडीशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली उनको बनाने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर उन मतलब वेरिएबल्स को मैंने बनाना यहाँ पर जरूरी नहीं समझा है। आप चाहें तो बना भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उनको लूप के अंदर ही कैलकुलेट करवा लेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा जो पहला पिक्सल था उसको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस कोड को लेकर आते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या होगा जो पहला पिक्सल था उसको हमने प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो x1 की वैल्यू थी, जो भी हमारे पास x1 की वैल्यू थी और y1 की वैल्यू थी, यानी जो हमें इनिशियल जो पिक्सल मिला था उसको हमने x1 को असाइन कर दिया x को, और y1 को हमने असाइन कर दिया y को। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू थी वो x में आ गई, जो y1 में वैल्यू थी वो y में आ गई। और पुट पिक्सल जो फंक्शन अभी हमने नीचे बनाया था पिक्सल को प्लॉट करने के लिए, ये वाला, उस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है। उसमें x की और y की वैल्यू प्लॉट जो है हमने एज आर्ग्यूमेंट जो है भेज दी है। ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पर इन पैरामीटर्स के अंदर आएगी, और फिर यहाँ पर ये इस पिक्सल को जो है प्लॉट करके आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100,100 दिया गया है, तो 100,100 जो पिक्सल है वो वहाँ पर हाईलाइट हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि पिक्सल को प्लॉट कैसे किया। अब उसके बाद हमारा लूप चलाना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सिंपली हम अपने लूप का कोड लेकर आते हैं। ठीक है, तो बल्कि मैं यहाँ पर आपको लिख कर ही दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी क्लियर हो। मैं फोर का लूप लगाता हूँ। तो फोर का लूप मैंने यहाँ लिया। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं i इज इक्वल टू 1।
आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, 10 नहीं बल्कि हम इसको यहाँ पर रखते हैं dx का जो वेरिएबल है उस तक इसको चलाना है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि लूप जो है 1 से हम शुरू करते हैं और उसको dx टाइम्स तक चलाते हैं और i की वैल्यू को जो है हम हर दफा प्लस प्लस करते रहेंगे ताकि यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूसली जो है रिपीट होता रहे। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर था इफ की कंडीशन हमारे पास एक आ रही थी, तो इफ की कंडीशन हमने लगाई और इसके बाद हमने यहाँ पर एक एल्स की कंडीशन भी लगानी है। तो यहाँ पर हमने जो है एक एल्स की कंडीशन भी यहाँ पर लगा दी। अब इफ की कंडीशन में आपने क्या करना था, इफ की कंडीशन में आपने करना है कि अगर जो p की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, अच्छा हम ऊपर जो है p की वैल्यू को कैलकुलेट करना भूल गए हैं, यहाँ पर p की वैल्यू को भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो p की जो वैल्यू है, इनिशियल p की वैल्यू, वो लूप से पहले आपने कैलकुलेट करनी है पिक्सेल को प्लॉट करने के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो p की जो वैल्यू है वो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। तो p की जो वैल्यू आपने की वो 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा y, ब्रैकेट में इसलिए रखा है ताकि ये इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाए, 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर लूप के अंदर जो हमारी इफ की कंडीशन है इस पर चेक करेंगे, अगर p की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो हमें क्या करना है, और अगर p की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो या मतलब इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी किया और इफ की कंडीशन के अंदर यहाँ लेकर आ गए, ठीक है, और यहाँ पर इसको कॉपी किया और यहाँ पर लेकर आ गए एल्स की कंडीशन के अंदर, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, अब इसको मैं समझा देता हूँ आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। देखें, अगर इफ p की वैल्यू जो है छोटी है हमारे पास 0 से, तो आपको याद होगा कि हम x की वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर रहे थे और y की वैल्यू एज इट इज थी। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू के अंदर x को प्लस कर दिया है, y की वैल्यू को हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी। और फिर हमने पुट पिक्सल वाला जो फंक्शन था उसको दोबारा कॉल किया है ताकि पिक्सल जो है प्लॉट हो सके। अब यहाँ पर x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो चुका है और y की वैल्यू वही रहेगी। उसके बाद p की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, p प्लस 2 डेल्टा वाई। तो p प्लस 2 डेल्टा वाई, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि हमें यहाँ पर अलग से वेरिएबल इसके लिए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वो जब हम पेपर और पेन से कैलकुलेशन कर रहे थे तब हमने निकाल के रख लिया था ताकि हमें बार बार कैलकुलेट करना ना पड़े। लेकिन प्रोग्रामेटिकली जब आप इसको कर रहे हैं तो आपने इसको डायरेक्टली लूप के अंदर लिख दिया है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो खुद ही इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो p की जो वैल्यू है वो p प्लस 2 डेल्टा वाई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एल्स की कंडीशन के अंदर आपके पास x की वैल्यू हर बार प्लस होगी, y की वैल्यू भी हर बार 1 से प्लस होगी और उसके बाद आप पुट पिक्सल करेंगे, यानी x के अंदर 1 प्लस होकर और y के अंदर 1 प्लस होकर ये पिक्सल जो है आपका प्लॉट हो जाएगा। और p की जो वैल्यू आपने नहीं निकाली वो p प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x, ठीक है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करवा के p की जो है नई वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करवा दिया है और फिर ये लूप जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, इस तरह ये कंटिन्यूसली आपके पास लूप चलता रहेगा जब तक आप dx की वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो मैं थोड़ी सी स्क्रीन को जो है यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हमने किया क्या है। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर, काफी छोटा हो गया, हो सकता है आपको नजर भी ना आ रहा हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हमने किया है ये हमारे एल्गोरिथम का काम है। बाकी जितना काम हमने इस पेज के ऊपर किया है वो जावास्क्रिप्ट का और एचटीएमएल का काम है। तो आपका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम के ऊपर होना चाहिए कि एल्गोरिथम जो है प्रोग्रामेटिकली काम किस तरह कर रहा है। बाकी का जो कोड है वो आप एज इट इज, अगर आपको समझ में ना भी आया हो तो आप इसको एज इट इज लिख कर देख सकते हैं। मैं ये जो आपके पास फाइल है, ये ब्राजन एम एल्गोरिथम वाली जो फाइल है, इसको जो है आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकें। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई अलग से चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम या कोई सा भी मतलब वेब ब्राउजर आपके पास हो, फायरफॉक्स हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी आपके पास चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। इस फाइल को मैं ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है
यहाँ पर ये लाइन जो है ड्रॉ हो चुकी है। आप यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज को चेंज भी करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको 50 कर देता हूँ और फिर इसको रन करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो आपके पास जो है लाइन थोड़ी सी अलग तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो होपफुली यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। हम डीडी एल्गोरिथम को भी जावास्क्रिप्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, और ब्रेजनहेम लाइन ट्रायंगल एल्गोरिथम को भी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मतलब आप लोगों की सब्जेक्ट की लैब नहीं है, ठीक है, तो ना ही मैं आपको पेपर के अंदर ब्रेजनम एल्गोरिथम की ये मतलब प्रोग्रामिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन दूंगा, या ना ही मैं आपको ब्रेजनम या डीडीए दोनों एल्गोरिथम या आने वाले जो एल्गोरिथम्स हैं उनको भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। लेकिन उनकी भी मतलब प्रोग्रामिंग या मतलब ये जो जो कुछ भी हमने अभी किया है इस क्लास के अंदर, ये आपको पेपर के अंदर नहीं मिलेगा। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी को ये चीज समझ में ना आई हो कि यहाँ पर हमने क्या काम किया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं पेपर में कैसे करूंगा। तो ये जो चीजें हैं प्रोग्रामेटिकली, ये हम पेपर के अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी क्लास के किसी भी एल्गोरिथम को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करें। तो होपफुली यहाँ तक तमाम चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि ये एल्गोरिथम जो है किस तरीके से काम कर रहा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, और जब हमारी मतलब नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम अपना मतलब ऑनलाइन क्लास रखेंगे, क्यूरी क्लास होगी, उसके अंदर आप अपने तमाम क्वेश्चंस को वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।